और चलिए तफसील से जानेंगे खबरें, जहां जम्मू के भगवती नगर चौथे पुल से लेकर केनाल हेड तक सड़क चौड़ीकरण के काम की शुरुआत हो गई है। NHIDCL द्वारा डिमोलिशन ड्राइव चलाई जा रही है, जिसमें भगवती नगर चौथे पुल से लेकर केनाल हेड तक 800 मीटर सड़क को चौड़ा किया जाएगा। इसके बाद इसे केनाल रोड से मुट्ठी तक फ्लाईओवर से जोड़ा जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सड़क चौड़ीकरण का काम। जो नेशनल हाईवे 144 अल्फा, हम जम्मू अखनूर रोड का नेशनल हाईवे 144 अल्फा का पैकेज 1 भगवती चौक से शुरू होकर के और कैनाल हेड तक बन रहा है। ये काम सैंक्शनड है, इसकी बिडिंग हो चुकी है, फाइनलाइज हो चुकी है, पेमेंट है वो क्लियर हो गई हैं लोगों की, 3D और 3G नोटिफिकेशंस हो चुके हैं। तो इसका अब जो ये है डिमोलिशन करके हमें कॉन्ट्रैक्टर ने रिपोर्ट कर दी है हमारे को, और कॉन्ट्रैक्टर ने हमने यहाँ पे जो काम है वो शुरू करना है। तो उसको हमने ROW होता है, रोड का जो राइट ऑफ वे, वो क्लियर करके देना है ताकि अपना काम शुरू कर सके। इसके लिए डिमोलिशन शुरू करवाया है आज। अभी कल DC मैडम आए थे और ACR DC मैडम और सारे अधिकारी आए थे। सभी अधिकारी गणों को बता दिया गया है कि हमारा क्या प्लान है, और DC मैडम ने कोऑर्डिनेट करवा करके आज से डिमोलिशन शुरू कर दिया। अभी हम एक हफ्ते भर में ये डिमोलिशन करेंगे, और ताकि आम पब्लिक को ये एक मैसेज ये देना चाहूँगा मैं कि जल्दी से जल्दी अपनी ये दुकानें हैं ये खाली करें, और ताकि उनको किसी सामान का कोई नुकसान ना हो और अपने आराम से पैकिंग वगैरह कर सकें। जम्मू में डेवलपमेंट कार्य तेजी से चल रहे हैं, और लगातार आपको बता दें कि जम्मू में अलग अलग जगहों पर फ्लाईओवर और जो सड़क चौड़ीकरण का काम जो है वो तेजी से चल रहा है। और उसी में एक और जो कैनाल भगवती नगर से कैनाल हेड रोड का जो काम है वो तेजी से शुरू होना है, जिसको लेकर डिमोलिशन ड्राइव जो है वो शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि 800 मीटर का जो भगवती नगर से कैनाल हेड का जो ये पूरा इलाका है, उस वहां पर ये डिमोलिशन ड्राइव जो है वो चलाई जा रही है। आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल हम जम्मू से भगवती नगर इलाके मौजूद हैं, जहां भगवती नगर से लेकर कैनाल हेड तक ये पीला पंजा जो है वो चलाया जाएगा, और इस रोड के चौड़ीकरण का काम जो है वो किया जाएगा। आपको बता दें कि इसको लेकर पहले ही डिप्टी कमिश्नर जम्मू और सीनियर अधिकारी जो हैं वो यहाँ का दौरा कर चुके हैं। NHIDCL जो कि लगातार कंस्ट्रक्शन काम कर रही है, उसने पहले भी जो फ्लाईओवर कैनाल रोड से लेकर मुट्ठी तक बनाया था, उसी के तहत अब आगे का काम जो है वो शुरू हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो लोगों को पहले ही इत्तला कर दिया गया था कि आप अपने जो घर हैं या दुकानें हैं वो खाली कर दीजिए, क्योंकि डिमोलिशन ड्राइव जो है वो शुरू होने वाली है। एक बार मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर जो कैनाल हेड से लेकर जो भगवती नगर का तक का इलाका है 800 मीटर, जहां आए दिन हमें जाम का सामना लोगों को करना पड़ता है। आने जाने वाली बड़ी से लेकर छोटी गाड़ियों को इतने लंबे लंबे जाम का इंतजार करना पड़ता है और लोगों को काफी असुविधा होती है। तो इसी सबको देखते हुए अब NHIDCL जो है अब तेजी से यहाँ पर कार्यवाही कर रहा है, और यहाँ पर डिमोलिशन ड्राइव चलाने के बाद इस रोड के चौड़ीकरण का काम जो है पूरा किया जाएगा, और जल्द से जल्द इसको कर जो इसको कनेक्ट किया जाएगा सीधा जो फ्लाईओवर नया बनाया गया है कैनाल हेड से लेकर जो मुट्ठी तक, उसका काम पूरा किया जाएगा। और उसी को लेकर अब डिमोलिशन ड्राइव जो है वो की जा रही है। लोगों को पहले ही इत्तला जो है वो कर दी गई थी, और अब आगे का काम जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत वोहरा। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है, जिस पर CJI ने कहा है कि वो देखेंगे और इसे फिर लिस्ट किया जाएगा। और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का कहना है कि तवांग झड़प पर रक्षा मंत्री ने बयान दिया, हम उनके आभारी हैं, लेकिन इस पर चर्चा की जरूरत है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका कहता है कि स्थिति पर उनकी नजर है, लेकिन PM मोदी खामोश हैं। ये एक बड़ी आश्चर्य की बात है कि जब भी भारत पर पाकिस्तान के साथ अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसमें प्रधानमंत्री जी बढ़ चढ़कर बयान देते हैं, लेकिन चीन के मामले में वे शर्माते हैं। आपको याद होगा कि पिछली बार जब
स्वयं रक्षा मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने स्वीकार किया था कि हां, चीन हमारे भूमि पर उसने अंदर घुसा है और उस पर कब्जा किया हुआ है। तब भी प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना कोई अंदर घुसा है ना है, यानी कि चीन को ये एक मौका मिल गया कि आपके प्रधानमंत्री खुद ही कह रहे हैं कि हम लोगों ने भारत की सीमा में प्रवेश नहीं किया, हम तो हमारी सीमा में हैं, जबकि भारत के रक्षा मंत्री और भारत की सेना के प्रमुख कह रहे हैं कि वो अंदर हमारे घुस आया है। स्वयं उनके विदेश मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया। ये इस बात से हम लोग बड़े चिंतित हैं कि चीन के मामले में नरेंद्र मोदी जी इतने शर्माते क्यों हैं। पहली बात तो यह है, सेना, भारतीय सेना इस विश्व की एक सबसे मजबूत और सबसे अच्छी सेना मानी जाती है और उसका हम लोग सम्मान करते हैं। जिन विपरीत परिस्थितियों में वे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। लेकिन जब रक्षा मंत्री जी ने, हम उनके आभारी हैं, उन्होंने आके हमारी स्टेटमेंट दिया, उसमें लोकसभा में स्टेटमेंट दिया, लेकिन संसदीय परंपरा हमेशा से रही है कि जब भी कोई मंत्री सूमो स्टेटमेंट देते हैं तो विपक्ष को क्लैरिफिकेशन मांगने का अधिकार था, है और रहना चाहिए। अभी 8 दिन पहले एक मामले में स्वयं विदेश मंत्री जी के स्टेटमेंट पर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया था और चेयर ने अलाउ किया था, फिर यहाँ इस बार क्यों नहीं किया गया। कल मैं हाउस में था। But they are ready for the discussion now, they are saying. Very good. Let us have discussion. Just one more question. Ghulam Nabi Azad has given a statement in an interview. He said that many of the mainstream political party leaders, they had links with terrorists. And that time he had written a letter to Prime Minister and Home Minister and nothing was done. What was Mr. Ghulam Nabi Azad doing if he had something serious like this, yet he became a minister in the cabinet of Dr. Manmohan Singh? Why did he become? Why did he not take an issue? Such a serious charge that the terrorists are being protected by the government or the officials or whoever. He has not named anyone. This is a very serious, and that shows the I would say what kind of a leader Mr. Ghulam Nabi Azad is. सर, जिस तरह से अमेरिका ने कहा है कि जो भी यहाँ हो रहा है वो उस पर लगातार निगाह बनाए हुए, आप मानते हैं कि भारत की ये जीत है कि यूएस जैसे कंट्री लगातार बात ये कर रही है? देखिए, यूएस तो निगाह बनाए हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बात कहते? वो क्यों चुप है? वो क्यों शर्माते हैं चीन से? करेंगे अहम खबर का। जम्मू कश्मीर में जमीन लीज पर देने के नियमों में बदलाव किया गया है। सरकार ने जम्मू और कश्मीर भूमि अनुदान नियम 2022 को अधिसूचित किया है। ये नियम पूरे यूनियन टेरिटरी में लागू होगा। आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ये लागू हो गया है। 9 दिसंबर 2022 को अधिसूचना प्रकाशित हो गई है। नियमों में बदलाव के अनुसार केवल 40 साल के लिए भूमि लीज पर दी जाएगी और सरकार के पास लीज देने या बेदखल करने का अधिकार होगा। नए भूमि अनुदान नियम 2022 के लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर के शहरों, कस्बों और स्वास्थ्य रिजॉर्ट्स में सरकारी भूमि पर सभी एकाधिकार समाप्त हो जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी मनोज कॉल जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। मनोज, यहाँ पर ये जो नया जमीन अधिनियम लागू हुआ है, इसके अनुसार 40 साल तक ही लीज का प्रावधान इसमें रखा गया है। कैसे बाइफिकेट किया जाएगा, कैसे अलग अलग किया जाएगा? अगर रेजिडेंशियल जमीन की बात करें और फिर कमर्शियल जमीन की बात करें, इन सब चीजों को कैसे देखा गया है इसमें? देखिए, जो नए लैंड ग्रांट्स हैं उसको आधिकारिक तौर पर सरकार ने मंजूरी दी है और इसके बारे में जो सरकारी जमीन जो जिनके पास थी उस पर जो अधिकार थे, जो लीज आउट किए गए थे, उसके पहले के जितने भी कानून हैं वो अब खत्म हो गए हैं। और सरकार का ये कहना है कि जो जिन लोगों ने इस पर आज तक कब्जा किया था या जिन्हें लीज दिया गया था, जिनकी लीज रिन्यू नहीं हुई है या जिस पर ये लिखा गया है कि और ये रिन्यू नहीं हो सकती, लीज खत्म हो गया हो या लीज रिन्यू नहीं हो सकती, ये कहा गया हो, तो उन्हें
जमीन जो है वापस लौटाना पड़ेगी सरकार को। हालांकि इसमें कुछ और प्रावधान भी रखे गए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि अगर किसी ने इस पर कोई रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर बनाया है तो एक कमेटी उसको देखेगी, ये देखा जाएगा कि उस पर कितना खर्चा आया है, वो खर्चा जो है उसको दिया जाएगा, रूल्स हैं गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो ये जमीन जब ये वापस ली जाएगी तो इसके लिए जो यूनियन टेरिटरी है वो सुनिश्चित करेगी कि आखिर ये जमीन किसको लीज पर देनी है। उसमें ये कहा गया है कि अगर हेल्थ केयर फैसिलिटीज आपने क्रिएट करनी है, या टूरिज्म स्पॉट्स पे आपने कुछ फैसिलिटीज क्रिएट करनी है, या जो दिव्यांग हैं उनके लिए उनको लैंड फराहम करनी होगी, या अगर कोई नेचुरल कैलेमिटीज में जैसे कहीं सैलाब से या कहीं तूफान से जो लोगों के घर उजड़ जाते हैं, उनके पास ज़मीन नहीं रहती है, उनको ये ज़मीन दी जा सकती है। लेकिन उसके लिए एक एम्पावर्ड कमेटी होगी, फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू जो है उसको हेड करेंगे, और वो ये सुनिश्चित करेंगे कि आखिर ये लीज पर अगर देनी है, कितने साल के लिए देनी है, किसको देनी है, वही इस बात का फैसला करेंगे। और इससे साफ जाहिर है कि सरकार की जो मंशा है कि जिन लोगों ने सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है और जिनकी लीज खत्म हो गई है या जिनकी लीज को रिन्यू नहीं किया जा सकता है, उनसे वो जमीन वापस ली जाए, और जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं यानी कुछ खास लोगों से ये जमीन वापस ली जाए, और आम लोगों की आम लोगों के फायदे के लिए अगर कुछ प्रोजेक्ट्स लगाने पड़ेंगे, पुल बनाने हैं या कोई और काम करना है। लेकिन मनोज, इससे पहले जब हम शब्बीर पर इस मसले को लेकर चर्चा कर रहे थे और उनसे हमने ये जानने की कोशिश की थी, तो कहीं ना कहीं ये चीज निकल कर आई थी, क्योंकि अभी टूरिस्ट सीजन भी घाटी में शुरू हो रहा है, विंटर टूरिज्म का टाइम है। ऐसे में जिन दुकानदारों की, जिन शॉपकीपर्स की, जो कमर्शियल एरिया में जो लोग अपना बिजनेस करते हैं, कारोबारी करते हैं, खासतौर पर उनकी जो लीज खत्म हो रही है, उन्हें जो अपनी लीज है वो रिन्यू करानी है, उनके अंदर कहीं ना कहीं अब एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि एक कमेटी है जो बनाई जाएगी और फिर वो रिव्यू करेगी और उनके रिपोर्ट के आधार पर फिर वो जो लीज है वो रिन्यू की जाएगी। तो इस तरीके के तमाम जो प्रावधान है, इससे कहीं ना कहीं कारोबारियों पर खासा असर होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि अगर सरकार की जमीन है और उसको लीज आउट किया गया है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कुछ खास वक्त के लिए आपको लीज आउट किया गया है, और उसके बाद आप उस पर कब्जा बनाए रखे हुए हैं, आपकी जो लीज है उसको रिन्यू किया नहीं गया है, उसके वजूहात होंगी, उसके कुछ कारण होंगे क्यों लीज जो आपकी है वो उसको रिन्यू नहीं किया गया है, या ये लिखा गया है कि ये रिन्यू नहीं हो सकती है। यानी सरकार के पास कुछ जरूर ये तथ्य हैं जिनके तथ्यों के बुनियाद पर वो ये कहते हैं कि अगर गैर कानूनी तौर पर आपको ये जमीन दी आपके कब्जे में है, पहले आपको लीज आउट किया गया था, उसके बाद अगर लीज आपका खत्म हो चुका है, उसको रिन्यू नहीं किया गया है, यानी आप गैर कानूनी तौर पर उस जमीन पर कब्जा जमाए हुए हैं। अब जहां तक आपने कहा कि जो कारोबारी तबका है, डेफिनेटली उन पर एक असर जरूर पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी जैसे मैंने कहा कि जो एम्पावर्ड कमेटी होगी फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू के अध्यक्षता में, वो इस बात का फैसला करेगी कि आखिर किस तरह से आगे बढ़ा जाए। लेकिन ये साफ है, सरकार का ये साफ मानना है कि अगर किसी ने गैर कानूनी तौर पर अभी भी सरकारी जमीन पर कब्जा किया है तो उसको वो सरकारी जमीन छोड़ना पड़ेगी, क्योंकि वो ये सरकारी जमीन जो है उस पर कब्जा सिर्फ किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए नहीं है, बल्कि उसका इस्तेमाल अगर जनरल पब्लिक के लिए किया जाए, आम जनता की को सुविधा पहुंचाने के लिए किया जाए, तो सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि जो लोगों की जो उनके खदशात हैं, जो उनकी जो एप्रीहेंशंस हैं, उनको दूर किया जाए, उनके साथ किस तरह से वो नेगोशिएट करेंगे या उस मनोज, लेकिन कहीं ना कहीं इस मसले पर अब राजनीति भी हो रही है। हम स्थानीय जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी बयान हम सुन रहे हैं, उसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की जमीन को हथियाने की कोशिश अब सरकार द्वारा की जा रही है। इस तरीके के बयान उनकी तरफ से आने लगे हैं। अब राजनीतिकरण इस पूरे मुद्दे का हो रहा है। देखिए, ये बहुत बड़ा मामला है। लाखों कनाल जमीन ऐसी है कि जो लीज आउट की गई है, उसमें डेफिनेटली जो यहाँ की जो सरकारें, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खासतौर पर जो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो इसको राजनीतिक मुद्दा जरूर बनाएंगी। लेकिन ये देखना होगा कि सरकार की मंशा क्या है। जमीन यूटी का है, यूटी की सरकार का है। जमीन अगर एक इंडिविजुअल से लेके आम लोगों की प्रोग्रेस के लिए या आम लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ली जा रही है, उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि इस जमीन को यहां से उठा के कोई और
ले जाता है। जो जमीन एक इंडिविजुअल के पास है, अगर किसी के पास 10 कनाल जमीन है और वहां पर एक हेल्थ फैसिलिटी बनती है, अगर कोई बेघर आदमी है उसके पास जमीन नहीं है, उसको घर बनाने के लिए जमीन लीज आउट किया जाता है ताकि वो छत के नीचे रह सके, तो ऐसा माना जा रहा है कि इसमें कोई जो है राजनीति तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ा, बहुत सेंसिटिव जो है एरिया है, बहुत सेंसिटिव जगह है, और यहाँ जो भी कदम सरकार की तरफ से उठाए जाएंगे उसकी डेफिनेटली प्रतिक्रिया होती है। अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से राजनीतिक पार्टियां इसको लेती हैं, लेकिन सरकार ने जो जिस तरह से रिपोर्ट्स जो आई हैं उसकी साफ मंशा ये है कि इंडिविजुअल से लेके आम लोगों की भलाई के लिए सरकारी जमीन का उपयोग होना चाहिए। जी जासवाल। बिल्कुल मनोज, नजर आप बना के रखिए क्योंकि ये सेंसिटिव मैटर है और इस पर प्रतिक्रियाएं आनी अभी बाकी हैं। रुक करेंगे आपका, जानेंगे आपसे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया मनोज। वहीं महबूबा मुफ्ती का कहना है कि लैंड लीज नियमों में बदलाव का असर कारोबारियों पर पड़ेगा। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा कि ये नियम पर्यटन स्थलों से होटल कारोबारियों और अन्य स्थानीय लोगों को बाहर करने के लिए बनाए गए हैं। पीडीपी की सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती हमारे साथ मौजूद है। महबूबा जी, पहले जानना चाहेंगे, लैंड ग्रांट रूल्स जो हैं वो तब्दील हो गए हैं, इस पे आपकी क्या नहीं, देखिए ये तो हम बहुत पहले से कह रहे थे। पीडीपी की जो बीजेपी का जो मंशा है, जो उनके अजाइम है, वो आज खुल के सामने आ रहे हैं कि जो 370 उन्होंने खत्म किया, वो उसके पीछे जो मकसद थे, उसके पीछे जो इनका एजेंडा था कि एक तो जो हमारे वसाइल है उनकी लूट, और उसके साथ साथ हम लोगों को यहाँ जमीन से बेदखल करके सेटलर्स, जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ कि अच्छा नहीं लगता है कि अपने मुल्क के बारे में ये बात कहना, अपने मुल्क की लीडरशिप के बारे में ये बात कहना, जिस तरह इसराइल गाजा में कर रहा है। सैनिक कॉलोनीज की बात करते हैं। मैं जब वजीर आला थी तब भी ये बात चली थी, पर मैंने उस वक्त इनको बिल्कुल मना किया था कि ये आप नहीं कर सकते हो। और आज देख रहे हैं, आज जबकि अब इनकी हुकूमत है, तो ये वो सब जो इनके इरादे थे, जो इनका एजेंडा था जम्मू कश्मीर को लेके, जिस एजेंडे को रोकने के लिए हम लोगों ने समझ लीजिए, चाहे मैं थी या मुफ्ती साहब थी, हमने आग में छलांग लगाई बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के लिए, ताकि हम जम्मू कश्मीर को बचा सके। आज आप देखते हैं कि जो चीज हम बचा रहे थे इनके साथ सरकार में अलायंस करके, आज वो सारी चीजें, सारे इनके जो अजाइम है वो खुल के सामने आ रहे हैं। हमारी जमीनों पे हमला हो रहा है, हमारे बिजनेस पे हमला हो रहा है। जो बात आ रही है वो ये है कि जो असर रसूख रखने वाले लोग हैं उनको हटा के बाकी लोगों को दिया जाएगा, यहाँ के लोगों को दिया जाएगा। फिर ऐसे कैसे आप कह सकते हैं कि सेटलर्स ला रहे हैं? नहीं, ऐसी तो कोई, हमने तो देखा गरीब लोगों को भी, बेचारों को, जिनके पास कुछ मरले जमीन थी, जिनके जो गरीब से गरीब तक जो जंगलों के पास रहते थे, जिनके पास घास चराई थी, जिसके पास सरकारी जमीनें थी, वहां भी गरीब लोगों को ही निकाला है। तो अमीरों को तो, अमीर तो शायद कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो कुछ जो सफारिश इधर उधर कर सके, पर गरीब कहाँ जाएगा। और इसमें अमीर और गरीब की बात नहीं है। जो हमारे होटलियर्स हैं, जिनकी वजह से हमारी मईशत चलती है, जो हमारे बिजनेसमैन हैं, जिनके कमर्शियल बिजनेस एस्टैब्लिश किया इन जमीनों पे, जो दुकानदार हैं, जिनका रोजी रोटी इसी पे चलती है, तो जब ये उन सबको निकालेंगे तो ये तो सीधा हमला है हमारे कारोबार पे, हमारी मईशत पे हमला है। और मकसद क्या है? अगर आप देखेंगे उस ऑर्डर में, उसमें बाज़ाब्ता लिखा हुआ है कि जो सैनिक कॉलोनी, जो रिटायर्ड फौजी हैं, उनको ये जमीन दी जाएगी। तो इसका मकसद क्या है? तो साफ मकसद है। रिटायर्ड फौजी लिखा है कि खानदानों को जो शहीद हुए। नहीं, वो जो भी कुछ है तो वो तो आपको सीधे मकसद समझना चाहिए, क्योंकि मेरे टाइम में भी ये चाहते थे जम्मू कश्मीर में सैनिक कॉलोनीज बने। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा जम्मू कश्मीर की जमीन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है। तो ये तो बाहर के लोगों को आप क्यों, बाहर जो आप हिमाचल प्रदेश में देखिए, दूसरी स्टेट्स में देखिए, वहां तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, पर जम्मू कश्मीर को ही लेके। लैंड लीज मामले पर महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। की वसादत से पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम को कहना चाहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी हो, इन्होंने अपने ठेकेदारों के नाम ही हर बार आगे किए हैं। 2002 में अगर इन्होंने लीज पे कुछ होटलियर्स को दे दिया है तो वो इनके अपने ठेकेदार थे। चलिए आज 2022 है, 20 साल उन्होंने उसको लीज पे ले लिया है
उन्होंने बहुत पैसा कमाया है। हमारे नौजवान 12 लाख 13 लाख यूथ जो है इस वक्त हाथ फैलाए हुए बैठे हैं। अगर किसी यूथ को मिले बिना मजहब मिल्लत, तो इसमें महबूबा जी को क्यों ऐतराज है? मैं महबूबा जी को कहना चाहूँगा, आपके ठेकेदारों का राज खत्म हो चुका है। अब नए लोग यहाँ पे आए हैं। अब ये जो लीज पे जितने भी होटल्स हमारे हैं, जितना भी हमारा कोई सरमाया है, ये नए लोगों को मिलेगा। आपके लोगों ने बहुत रेस्ट किया है। और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने पुंछ जिले का दौरा किया। उन्होंने लोरन में नए मॉडल पुलिस थाने का उद्घाटन किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने आज लोरन जैसे दूर दराज के इलाके में पुलिस थाने का उद्घाटन किया है ताकि यहां पर तैनात पुलिस अधिकारियों और जवानों को सुविधाएं मिल सकें और साथ ही साथ क्षेत्र के लोगों को भी अच्छी पुलिसिंग मिले। इस अवसर पर उन्होंने लोरन के लोगों को पेश आने वाली समस्याओं को सुनने के बाद आश्वासन दिया है कि वो इन्हें संबंधित विभागों तक पहुंचाकर हल करेंगे। पुलिस की जो जहां पर तैनाती है उसको अच्छी रहने की, अच्छा काम करने की सुविधा हो, उस नज़रिए से यहाँ पर 2 नई बिल्डिंग तामीर हुई है। इसमें एक पुलिस स्टेशन नया बना है जो आपने अभी देखा है, और एक रहने के लिए नए क्वार्टर्स बने हैं पुलिस के लिए। इन दोनों को आज इनॉग्रेट किया गया है और जवानों के लिए ये अच्छी सुविधा ऐड हुई है। मैं इसके लिए उनको मुबारक देता हूँ। इसके साथ साथ यहाँ के हमारे जो लोकल नुमाइंदगान हैं, चाहे वो पंचायत से हों, बीडीसी से हों, डीडीसी से हों, उनसे मुलाकात हुई। इलाके के हालात के बारे में उनके साथ चर्चा हुई, इलाके की ज़रूरतों के बारे में उनके साथ चर्चा हुई, ताकि कोई यहाँ का इशू हायर अथॉरिटीज़ की नोटिस में लाने पहुँचाने की बात हो तो उसको वहाँ तक लिया जा सके। मैं समझता हूँ कि लोहरन का इलाका ओवरऑल बहुत अच्छा इलाका है। मिल्टन सी के दौर में भी जहाँ पर लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अपने इलाके को संभाल के रखा है और दहशतगर्दी को किसी भी तरह इस इलाके के अंदर पांव पसारने का मौका नहीं दिया है। ऐसा ही आज भी चर्चा हुआ कि किसी वो जो पाकिस्तान के एजेंसी जो चाहती हैं कि अलग अलग इलाकों के अंदर मिल्टन सी दहशतगर्दी को फिर से जिंदा किया जाए, को नए टट्टू पैदा करने की कोशिश करते हैं जिनका निपटारा टाइम टू टाइम हो रहा है, उसके बारे में भी चर्चा हुई कि अपने इलाके को हिफाजत में रखना है और इस तरह की कोई साजिश यहाँ पर कामयाब नहीं होने देनी है। छोटे मोटे तरक्याती कामों का और बाकी ज़रूरतों का चर्चा हुआ जिसको कंसर्न अथॉरिटी